हारिस गाड़ी ड्राइव कर रहा था और मिशाल बाहर के मनाज़िर देखने में मसरूफ़ थी। तब उसके कानों से हारिस की आवाज़ टकराती है। पहले भी अच्छी लग रही थी और अब भी अच्छी लग रही हो। पहले से मतलब ये कि पिंक कलर भी तुम पर सूट करता है। ओह अच्छा, शुक्रिया। मिशाल के कहलाने पर हारिस के चेहरे पर एक पुरस्रार मुस्कुराहट आ जाती है, जिसको वो अपने मुंह पर हाथ की मुट्ठी रखकर छुपा लेता है और कोई बात किए बगैर मिशाल को मैरिज हॉल छोड़कर वापस चला जाता है। आज वलीमा था और सब स्टेज पर जमा थे। जब समीर बुलंद आवाज़ में बोलता है, मुझे दाल में कुछ काला लगता है। क्या मतलब? अरबिया पूछती है। यही कि शमीर दूल्हा है और आज तो तुम सबकी लॉटरी के दिन है। हाँ, अब हम इतने भी भूखे नहीं हैं। मिशाल की बात पर सैफ़ी बोलता है, मुझे तो तुम लोगों ने पूरी पूरी शादी पर लूटा था। सैफ़ी की बात पर अयान में उनकी हाँ में हाँ मिलाता है। मुझे तो पूरी दाल ही काली लगती है। लड़कों के शक करने पर लड़कियां एक दूसरे को देखती हैं और आंखों में एक दूसरे से बात करती हैं। समीर इनको आपस में यूँ बात करता हुआ देखकर कहता है, चलो मैं ही बता देता हूँ कि हमारे दूल्हे राजा ने हमारी 8-9 सालियों को पहले ही रिश्वत दे दी थी ताकि शादी के दौरान दूल्हे साहब को कोई तंग ना करे। समीर की बात पर सब लड़कियां अदीना की तरफ देखती हैं और लड़के शमीर की तरफ। मैं कसम खाकर कहती हूँ कि मैंने समीर से इस बात में जिक्र तक नहीं किया। अदीना अपने ऊपर बात आती देखकर वजाहत देती है। समीर अदीना का दिफा करते हुए कहता है कि उसने मुझे कुछ नहीं बताया, बस नींद में बोलने वाली आदत से मजबूर है मेरी बेगम कि इसी आदत ने तुम सबका भांडा फोड़ दिया। मैंने पहले ही कहा था ये हमें पकड़वा के रहेगी। अरमिया की बात पर अदीना बोलती है, मैं नींद में नहीं बोलती। रहने दो, पूरे 4 साल तुम्हारे साथ एक हॉस्टल में गुजारे हैं। मलाइका के बोलने पर अदीना करके दूसरी तरफ देखने लग जाती है। अयान मासूम शक्ल बनाकर शमीर को कहता है, शमीर मैं तो तेरा दोस्त था, मुझे भी मशवरा दे देता ताकि मैं भी इन्हें रिश्वत दे देता। मिशाल को अयान की बात पसंद नहीं आई थी, इसलिए अपने दफ़ा में खुद बोलती है, ओ हेलो, हमने कोई रिश्वत नहीं ली। जो पैसे हमने शादी के दौरान लेने थे वो हमने पहले ही ले लिए थे। तो मुझसे भी ले लेती। सैफ़ी बेचारगी से कहता है, हमें तो मिली ने खास कर हिदायत दी थी कि शादी पर तुम्हें इतना जज किया जाए कि तुम कभी भी ये दिन ना भूलो। नसीरा उसकी मालूमात में इजाफ़ा करती है। 6 महीने बाद सब लड़कियां लड़के यूनिवर्सिटी के ग्राउंड में बैठे थे और सबकी तवज्जो का मरकज़ मलाइका और अदीना बनी हुई थी, क्योंकि दोनों ही ने रोने में शायद शर्त लगाई हुई थी। क्या है यार, आज आखिरी दिन है और इन दोनों ने नहूसत फैलाई हुई है। अयान तंग आकर कहता है। अयान की बात पर अदीना पास पड़ी मोटी किताब अयान के कंधे पर मारती है। क्या है? देखो मरियम, ये तुम्हारे मासूम शौहर पर जुल्म कर रही है। तुम दोनों रोना बंद करो। कब से रोई जा रही हो? जमसीरा चुप होने को कहती है। आज हमारा आखिरी दिन है, इसके बाद ये जगह हमारी पराई हो जाएगी। हमने 5 साल यहाँ गुजारे हैं, मलाइका रोते हुए कहती है। मलाइका की बात पर बाकी सब भी उदास हो जाते हैं, क्योंकि सच में इन लोगों ने पूरे 5 साल इस जगह पर हंसी मजाक लड़ाई और न जाने क्या क्या कुछ किया है। अदीना, तुम्हें तो पढ़ाई जहर लगती थी, अब तो तुम्हारी खुशी के दिन शुरू हो गए हैं, तुम शोक मना रही हो। हुरैन की बात सुनकर अदीना उसकी गलतफहमी दूर करने के लिए कहती है, ओ नहीं यार, मैं शोक थोड़ी मना रही हूँ, ये तो खुशी के आंसू है। अब इतना भी खुश होने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह तुम रो रही हो इससे लगता है कि पता नहीं बेचारी पर कौन किए हुए है। मिशाल की बात पर अदीना कहती है, जुल्म ही तो होते रहे हैं जुल्म ही तो होते रहे। एक मेरा बंदा है, सब पढ़ाई का आशिक लोग शादी के बाद हनीमून जाते हैं और ये मेरे अनोखे पीस ने कुछ दिन बाद ही मुझे जामिया भेज देना है। अब तो मेरी असल आज़ादी के दिन आए हैं। और सब बातें कर ही रही थी जब एक लड़की अरमिया को सर शावेज़ का पैगाम देती है। अरमिया, तुम्हें सर शावेज़ बुला रहे हैं। ओके, आ रही हूँ। यार पता नहीं एक इस जल्लाद को मिर्चें लग जाती हैं। थोड़ी देर बाद किसी न किसी रिपोर्टर को भेज देता है, अरमिया को बुला के लाओ। अरमिया सबकी तरफ देखते हुए कहती है, हाँ ना, तुम्हारा दीदार किए बगैर उनका दिन ही नहीं गुजरता। रुमान अरमिया को कहती है कि इतनी देर में एक लड़का आता है कि अरमिया, सर शावेज़ तुम्हारा कब से इंतज़ार कर रहे हैं। कर लेने दो इंतज़ार, करते करते बूढ़े तो नहीं हो गए। चमचे, जाके बता देना उन्हें ये भी, और सब्र कर लो, आ रही हूँ। रमिया गुस्से में कहती है, शामिर आज आखिरी दिन के नाते मुझे कुछ खिला पिला दो। शामिर मलाइका की बात सुनकर कहता है, चलो खिला ही देता हूँ, क्या याद करोगी। साथ ही उनका याहू का नारा होता है। अयान भी इस नारे में लड़कियों का साथ देता है। तुम किस बात पर नारे लगा रहे हो? आधा खर्चा तुम उठाओगे। शामिर की बात सुनकर अयान बुरा मुंह बनाकर कहता है, हमारे ग्रुप में पैसे के मामले में किसी का भी बड़ा दिल नहीं है। सैफ़ी का तो है, मलाइका कहती है, सिर्फ तुम्हारे मामले में। अयान भी उसके इस अंदाज में जवाब देता है, सर मैं आई कमिंग? यस कमिंग। सर आपने बुलाया? जी बैठिए यहाँ पर। वो खुद के सामने रखी कुर्सी पर इशारा करते हैं। अब बताओ आगे का क्या प्रोग्राम है? वैसे यूनिवर्सिटी ख़त्म की तो बड़ी खुशी होगी।
जी अल्हम्दुलिल्लाह, बेतहाशा खुशी हुई है, अरमिया जवाब देते हुए कहती है, बहुत जल्द मैं भी मुल्तान आने वाला हूँ। सर वो क्यों? मुझे लगता है इस्लामाबाद वालों ने निकाल दिया होगा अपने शहर से, इसलिए आप मुल्तान का कबाड़ा करने का सोच रहे हैं। अरमिया सर का मजाक उड़ाते हुए कहती है, नहीं जी, आपका अंदाज़ा गलत है, हमारी रुखसती का वक्त जो आ गया है, इसलिए मुल्तान आ रहा हूँ। शावेज साहब बेफिक्री से अरमिया के 1400 तबक रोशन करते हुए, या अल्लाह खैर, मैं ये शादी नहीं करूँगी। अरमिया शौक की कैफियत में बोलती है, किस खुशी में? पूछते हुए शावेज़ का लहजा थोड़ा सख्त हो जाता है। मैं जॉब करूँगी यूनिवर्सिटी के बाद और आप मुझे करने नहीं देंगे जॉब, इसलिए अभी रुखसती नहीं करनी। मैंने अरमिया डरते हुए कहती है, हा 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 हा, तुम और जॉब, अस्तगफिरुल्लाह, तुम नकम्मी को कौन सा पागल जॉब देगा? शावेज़ हंसते हुए अरमिया का मजाक उड़ाते कहता है, उस्ताद जी, वैसे बुरा ना मनाइएगा, जिस पागल ने आपको जॉब दी उसी तरह मुझे भी कोई दे देगा जॉब। अरमिया सर को उन्हीं के लहजे में जवाब देती है। शावेज़ कुछ देर बाद अरमिया की बात समझते ही गुस्सा करते हुए कहता है, जॉब तो मैं तुम्हें करने नहीं दूंगा। आखिर को शहर के सबसे मशहूर बिजनेस टाइकॉन की नकम्मी औलाद और इंटरनेशनल फेमस डिज़ाइनर और इंडस्ट्रियस्ट की फोहड़ कामचोर मनकूहा हो, और दूसरी बात, अपने इस जंग लगे दिमाग में बिठा लो, मेरा पहला और आखिरी इश्क हो तुम, मेरी बीवी, मेरे वालिदैन की बहू और मेरे कज़न्स की भाभी, और सिर्फ मेरी ही बनोगी तुम। जॉब तो मैं भी करूँगी, करके ही रहूँगी। ये मेरा आखिरी अरमिया है, आखिरी अरमिया तनवीर हूँ। अरमिया तनवीर नहीं, अरमिया शावेज़ हो तुम। इस बात पर अरमिया मुंह चढ़ाते हुए बगैर इजाज़त लिए ऑफिस से भाग जाती है। रुमान और हुरैन की यूनिवर्सिटी के बाद शादी की डेट फिक्स हो गई थी। मायूं की रस्म घर में सादगी से की गई थी। शादी के फ़ौरन बाद अलिशबा और हमदान खैबर पख्तूनख्वा चले गए। अल्लाह के फजल करम से 5 जनवरी को अलिशबा और हमदान के घर बहुत ही प्यारे बेटे की पैदाइश हुई। बेटे की पैदाइश के 1.5 माह बाद ही अलिशबा और हमदान ने यूनिवर्सिटी ज्वाइन की और कुछ ही दिनों में इम्तहान देकर यूनिवर्सिटी से फारिग हो गए। दिन इतने दिन अपने बेटे से दूर रहने की तकलीफ सिर्फ हमदान और अलिशबा को ही पता थी, इसलिए वो दोनों यूनिवर्सिटी के आखिरी दिन ही खैबर पख्तूनख्वा चले गए। अलिशबा हवेली में दाखिल होते ही हमदान के पीछे छोड़ देती है। मोरे वो बुलंद आवाज़ में पुकारती है। इतने में बावर्ची खाने से उसे मोरे और नूर बानो हमदान की वालदा निकलती हैं। इन सब से मिलती है, मगर मिलने के दौरान ही उसकी नज़र बेसब्री से किसी को तलाश कर रही होती है। हमदान उन्हें आपस में मिलता देखकर कहता है, मैं भी हूँ यहाँ, मेरा शहज़ादा। नूर बानो बेगम हमदान को गले लगाती है। हमदान भी सबसे मिलता है और इनके मिलने तक ही अलिशबा की बर्दाश्त थी। अब वो बेसब्री से अपनी मोरे से पूछती है, मोरे, अब्दुल हादी। वो इतना ही कहकर अपनी माँ का चेहरा देखने लगती है। हमीदा बेगम अलिशबा की वालदा उसकी हालत देखकर मुस्कुराती है और बताती है वो नताशा के साथ उसके कमरे में है। हमीदा बेगम के बताने की देर थी कि वो दोनों फुल स्पीड से नताशा के कमरे की तरफ दौड़ लगाते हैं। अपने बेटे के लिए बेचैन देखकर बीबी जान दादी भी हंसने लग जाती हैं और अब से दोनों की खुशी रहने की दुआ मांगती है। नताशा 3 महीने के बाद अब्दुल हादी को सुलाने की कोशिश कर रही थी, मगर आज उसने भी कसम खा रखी थी कि नहीं सोएगा। और अब जाकर अब्दुल हादी की नींद के खुमार से हल्की हल्की आंखें बंद हो रही थी कि धड़ाम आवाज़ से दरवाज़ा खुलकर अलिशबा और हमदान दाखिल हुए। शोर होने की वजह से अब्दुल हादी भी उठ जाता है और अपनी मोटी मोटी ब्राउन आंखों से दरवाजे की सिमत देखता है। आपो लाला, शुक्र है आप लोग आ गए, ये अनोखा पीस मुझसे नहीं संभाला जाता। हादी अलिशबा को देती है। जाहिर सी बात है, मेरा बेटा है तो अनोखा ही होगा ना। हमदान की बात पर नताशा हाँ ये भी है कहकर बाहर चली जाती है। अलिशबा अब्दुल हादी को अपने गले लगाती है और ख़ुद को पुरस्कून करने की कोशिश करती है, मगर फिर भी वो 2 आंसू उसकी आंखों से निकल कर बाहर ही जाते हैं। हमदान भी अलिशबा के करीब जाता है और उसकी कमर सहलाने लग जाता है ताकि वो पुरसकून हो सके। हमदान, ये देखो, ये 1 महीने में कितना बदल गया है। मेरे हाथों में दोगी तो मैं देखूंगा ना। नहीं, मेरे हाथों से ही देख लें, ये मेरा बेटा है। थोड़ी देर मुझे भी गले लगाने दो। नहीं ना, अब बाद में गले लगा लीजिएगा, अभी मेरी बारी है। अलिशबा और हमदान आपस में बहस करने लग जाते हैं और दोनों की बहस के दौरान ही हादी को नींद आ जाती है। वो सो जाता है। दानियाल की शादी की वजह से पूरी फैमिली मुल्तान वाले घर में शिफ्ट हो गई थी और बाकी सभी मुल्तान आ गए थे। जिनके इस्लामाबाद में घर थे वो भी शादी में शिरकत के लिए मुल्तान आ गए थे। अदीना 5 महीने से एक्सपेक्टेड थी और अब इसका मुल्तान में ही रहने का पक्का इरादा था। कुछ ही महीनों में हारिस की भी सबसे अच्छी दोस्ती हो चुकी थी। आज मेहंदी थी। हुरैन और रुमान भी दोनों की मेहंदी इकट्ठी हो रही थी क्योंकि एक वक्त में 2 शादियां अटेंड करना मुश्किल हो रहा था। दानियाल और अजान के ज़िम्मे ये काम लगाया गया था कि दोनों शादी एक ही हॉल में और एक ही दिन होगी। लड़कियां सारी तैयार थी। रुमान और हुरैन दोनों इकट्ठे साथ बैठे अपनी दोस्तों की अदाएँ देख रहे थे तो कोई अब्दुल हादी के साथ मस्तियाँ करने में मसरूफ़ था। स्टेज पर एक तरफ दीवान और दूसरी तरफ डेकोरेशन और भरी
और भारी बड़ी चीज़ें थी। हाल को काफ़ी नफीस अंदाज में सजाया गया था। हर तरफ रंग बिरंगे कमकमे लगाए गए थे और हर चीज़ अपनी मिसाल आप थी। रोमान हुरैन के साथ अलिशबा और अदीना भी थी और बाकी सब ग्रुप्स में खड़ी तस्वीरें बना रही थी। मेहंदी पर लड़की वालों की तरफ से कम ही मेहमान थे और लड़के वाले भी अभी तक नहीं आए थे। मलाइका अब्दुल हादी को गोद में बिठाए से बातें कर रही थी। हादी आनी की जान, मेरा ब्राउन आई बेबी लगता है आनी पर दिल आ गया है इसलिए शर्माए जा रहा है। अलिशबा मलाइका की बात सुनकर मुस्कुरा कर कहती है, ये शर्मा नहीं रहा। हाँ हाँ वही, या अल्लाह मुझे भी ऐसा प्यारा सा बेबी देना, आमीन। और ये, या अल्लाह अगर मेरी बेटी हो तो इसकी ग्रीन आइज़ हों। अदीना के हाथ उठाकर दुआ मांगने पर सब मुस्कुरा देती है। अदीना सबकी खुद पर नज़रें और मुस्कुराता हुआ देखकर शर्माने लग जाती है। लगता है लड़के वाले आ गए हैं। अरबी अभी मिशाल की हाँ में हाँ मिलाती है और कहती है, हाँ मुझे भी आवाज़ आ रही है, चलो चलें। रोमान और हुरैन को अकेले छोड़कर सब हाल से बाहर निकल जाती हैं क्योंकि लड़कियों ने आसमान पर पटाखों की बरसात होती है। अदीना बात आदत से मजबूर हर काम में हाज़िरी लगवाने के लिए अब पटाखों के पास जा ही रही होती है कि इतने में आ जाता है उसे वो आ जाता है और उसे अपनी तरफ खींचकर करीब खड़ा कर लेता है। समीर, मुझे भी पटाखे बजाने हैं। चुप करके यहाँ खड़ी हो रहो। समीर के हुक्म देने पर अदीना मुंह फुलाकर उसके साथ खड़ी हो जाती है कि दूल्हे वालों को इस्तकबाल देखने लग जाती है। मेहंदी इकट्ठे होने की वजह से लड़के वालों को इंतज़ार करना पड़ा। जब दोनों तरफ से मेहमान आ गए तो तब जाकर रस्म अदा की गई, जिसमें बुज़ुर्गों ने लड़कों को हिदायत की कि दुल्हों को तमीज़ से तेल और मेहंदी लगाई जाए। सब बुज़ुर्गों की हिदायत का एहतराम करते हुए इंसानों की तरह मेहंदी लगाते हैं। रस्में ख़त्म होने के बाद लड़कियां ग्रुप डांस करने लग जाती हैं और तब जाकर दानियाल और अज़ान को अपनी होने वाली बेगमात से बात करने का मौका मिलता है। इसमें भी शावेज़ का हाथ पकड़ा होता है जो कि बाकी लड़कों को ज़बरदस्ती स्टेज पर नीचे उतारता है। समीर, मुझे मुझे भी डांस करना है। अदीना एक्साइटेड होकर कहती है, नहीं समीर, एक लफ्ज़ी जवाब देता है। आपने कहा था कि हमारी बेटी होगी। हाँ कहा तो था। वही तो, अब उसका भी दिल कर रहा है डांस करने को। प्लीज़। समीर को उसकी बात पर हंसी तो आई मगर वो छुपा लेता है। थोड़ा सख्त रवैया अपना कर कहता है, अपने लॉजिक अपने पास रखो और चुपचाप यहीं बैठी रहो। अब बहुत बुरे हैं। अदीना नाराज़गी से कहती है, जैसा भी हूँ अब तो तुम्हारा ही हूँ, मुझसे बात ना करिएगा। अच्छा नहीं करता, मगर वो सामने वाले टेबल पर जो लड़की बैठी है वो बार बार मुझे देखकर स्माइल पास कर रही है। अब तुम बात नहीं कर रही तो उसी से कर लेता हूँ। समीर और अदीना दबी दबी आवाज़ में चीखीं। अच्छा रिलैक्स नहीं जा रहा, सब ने तो रस्म पूरी कर ली, अब मुझे भी एक छोटी सी रस्म पूरी करने दे। पहले तो रोमान नासमझी से दानियाल की तरफ देखती है और फिर पूछती है, कौन सी? लगाना तो मैं उपटन ही चाहता था मगर अब मेहंदी से भी काम चल जाएगा, कहते साथ ही वो मेहंदी की रस्म अदा करता है और रोमान को शर्मा कर ही सर झुका लेती है और उसके शर्माने पर दानियाल मुस्कुराने लग जाता है। अज़ान बगैर किसी की परवाह किए हुरैन को देखने में मसरूफ़ होता है। हुरैन उसकी नज़रें खुद पर महसूस करती है, कन्फ्यूज़ हो जाती है और अज़ान को हुरैन के देखते हुए अचानक से ही कुछ याद आता है और बोलता है, हुरैन मेरी तरफ देखो, खुद को बेशर्मों की तरह मुझे घूर रहे हो और अब मुझे भी यही करने का कह रहे हो। हुरैन ऐसा सिर्फ दिल में सोचती है। हुरैन, वो थोड़ा गुस्से लहजे में कहता है। हुरैन सर उठाकर उसे देखती है। चलो बताओ कि मैं तुम्हें कैसा नज़र आ रहा हूँ? अच्छा, वो बुखलाते हुए जवाब देती है, फिर से देखो, शायद तुम्हें यहाँ मेरी जगह 2 अज़ान नज़र आ रहे होंगे। आप कैसी बातें कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही। यार तुमने ग्लासेस नहीं लगाई और ना ही लेंस लगाए हैं, इसीलिए पूछ रहा हूँ। मेरे चश्मे का नंबर बहुत कम है, मैं इसके बगैर भी आपको देख सकती हूँ। मैं तो यही चाहता हूँ कि तुम मुझे देखो, मेरा मतलब वो नहीं था। दूर रहो हमारी लड़की से। मरियम कमर पर हाथ रखते उन्हें घूर रही होती है। बस आज की रात है, कल ये मेरी है। अज़ान की बात पर सब हुडिंग करने लग जाते हैं। इतनी जल्दी तुम लोगों का डांस ख़त्म भी हो गया? दानियाल हैरत ज़दा पूछता है। दानियाल भाई, आपको पहलू में बैठी हूर को देखने में से फुर्सत मिले तभी, और दूसरा आप भी थोड़ा सा फासला इख्तियार करें। मसीरा दानियाल को दूर रहने का कहती है। तुम भी तो मेरी अपनी थी किसी ज़माने में, तुम्हारी नहीं इब्राहिम की है ये तुम्हारे साथ बैठी है। आन की बात पर सब एक कहकहा लगाते हैं। अगले दिन बारात आ चुकी थी मगर अभी तक हुरैन और रुमान को स्टेज पर नहीं लाया गया था और कुछ ही देर में इनके निकाह होने थे और इन्हें भी स्टेज पर लाया गया। अज़ान हुरैन को दुल्हन के रूप में देखकर कहता है, माशाल्लाह तुम मेरी वही चश्माटू हो ना, मेरा मतलब वो मासूम सी। अज़ान की बात पर हुरैन एक नज़र अज़ान को देखकर मुंह मोड़ लेती है। हाय मिसिस, आपको ये अदाएँ तो मैं आप हाय मिस, आपकी ये अदाएँ, मैं तो आपका दीवाना हूँ। अब की बार हुरैन ब्लश करने लग जाती है। रुमान, सब ठीक तो है? तुम काम क्यों रही हो? नहीं नहीं मैं ठीक हूँ। डर रही हूँ? मैं क्यों डर रही हूँ? उसे वाकई में डर लग रहा था मगर बता नहीं रही थी।
गॉड, डरना नहीं चाहिए, आखिरकार आप तो मिसेस दानियाल हो। गुड। अब सब स्टेज पर जमा होकर न्यू कपल्स पर हमलावर हो चुके थे। दानियाल ने तो चुपचाप ही इनकी डिमांड पूरी कर दी थी, मगर अजान का कोई मूड नहीं था। अजान, हमारी डिमांड पूरी करो वरना नुकसान तुम्हारा ही होगा, विशाल उसे वार्न करती है। जो करना है कर लो, मैं कोई डिमांड पूरी नहीं कर रहा। तुम लड़कियों को आखिरकार कमी किस चीज़ की है? हारिस की बात पर सब यक ज़ुबान होकर बोलती हैं, पराए पैसों में अपना ही मज़ा है। हम सभी लुट चुके हैं, अब कंगाल होने की बारी हारिस और शावेज़ की है। हमदान के कहने पर हारिस और शावेज़ के चेहरे पर एक पुरअसरार मुस्कुराहट आ जाती है, जबकि मिशाल और अरमिया एक दूसरे को ही देखती रह जाती हैं। अजान दे भी दो, देखो अब्दुल हादी की भी तो तुम्हारे पैसों पर नज़र है। इन्हीं पैसों में अब्दुल हादी के लिए शॉपिंग करूँगी। मिशाल और अरमिया की शादी के बाद अलिशबा की बात पर दोनों उसे घूरने लग जाती हैं। इसी हिसाब से फिर तुम सबको शावेज़ और हारिस से मांगने चाहिए। इनका भी टाइम आएगा, मरियम कहती है। इन सबको बातों में मगन देखकर मलाइका और मसीरा अजान का जूता उतार लेती हैं। हमारी डिमांड पूरी करो वरना नंगे पाँव हुरैन को घर लेकर जाओगे। सना की बात पर अजान अपने पाँव देखता है, जिसमें से एक जूता गायब होता है। मेरा जूता कहाँ गया? यकीनन ये मेरी बेगम का ही काम होगा। सैफ़ी के कहने पर इब्राहिम कहता है, जी बिल्कुल, और इसमें मेरी बेगम का भी हाथ शामिल है। मैं थक गई हूँ, अब हमें मज़ीद तंग ना करो और पैसे दो। अजान, दे दे यार फ़कीरनियों को पैसे। अब मैं भी लड़कियों की तरह, समीर अदीना की तरफ कहने पर उसकी हालत के पेश नज़र लड़कियों वाली साइड पर हो जाता है। इसी तरह सब लड़के भी अपनी टीम बदल लेते हैं और फिर जाकर अजान को पैसे देने पड़ते हैं। तुम तो हम सबसे भी ज़्यादा ढीठ हो, अरमिया कहती है। सैफ़ी जब कमरे में जाता है तो उसे सामने डाइनिंग टेबल के करीब मलाइका खड़ी नज़र आती है, जो कि झुमके पहनने की नाकाम कोशिश कर रही थी। क्यों उलझी हुई हो इनसे? वो इसके हाथ से झुमके लेते हुए कहता है, ये मुझसे पहने नहीं जा रहे। पता नहीं क्या मसला है, मलाइका मासूम सी सूरत बनाकर कहती है। अपना कान इधर करो, मैं मदद करता हूँ। वो इसके कान देखता है, जो मुसलसल भारी ज्वेलरी पहनने की वजह से लाल थे। सैफ़ी ड्रेसिंग टेबल से लोशन उठाकर थोड़ा सा उसके कान पर लगाता है, फिर झुमके पहना देता है। घर आने के बाद फ़ौरन से उन्हें उतार देना, तुम्हारे ये नाजुक से कान उसका वज़न बर्दाश्त नहीं कर सकते। जी ठीक है, अब मुझे बताएं कि मैं कैसी लग रही हूँ। पिस्ता कलर की मैक्सी और स्ट्रेट किए हुए लंबे बाल और ज्वेलरी के तौर पर खूबसूरत झुमके और पाँव में पेंसिल हील पहनी, जिससे वो सैफ़ी के बराबर आ रही थी। सैफ़ी उसको गौर से सर तक पैर जायज़ा लेता है, फिर उसके कान में सरगोशी करता है, मेरे दिल के करीब लग रही हो। फिर उसके माथे पर एक मोहब्बत भरी मोहर साबित करता है और उसका हाथ अपने हाथ में कैद करके कहता है, चलें मिसिस। जी। सना और शमीर मैरिज हॉल जा रहे थे जब रेड सिग्नल्स पर उन्हें रुकना पड़ा। शमीर एक नज़र सना को देखता है, जो कि उसके साथ वाली सीट पर बैठी मोबाइल में मसरूफ़ थी। फिर अपनी साइड वाला शीशा खोलकर एक बच्चे को इशारा करता है जिसके हाथ में गजरे थे, और फिर इस बच्चे को कुछ पैसे देकर और कुछ समझाकर भेज देता है और अपना शीशा बंद कर देता है। इस सब कार्रवाई में सना एक बार भी सर उठाकर नहीं देखती। थोड़ी देर बाद सना की साइड पर शीशे पर कोई दस्तक देता है। पहले तो सना डर जाती है, फिर शमीर को देखती है, जो कि अब उसी के अंदाज में शीशे से बाहर देखने की एक्टिंग कर रहा होता है, जिससे बहुत मसरूफ़ हो। सना शमीर को खुद को इग्नोर करना देखकर खुद ही शीशा खोलकर बाहर वाले शख्स को देखती है, जो कि बच्चा था, उसके हाथों में गजरे थे। भाभी, ये गजरे ले लें, भाई ने आपके लिए ख़रीदे हैं, बच्चा मासूमियत से सना को कहता है। इसकी बात पर सना एक बार फिर शमीर को देखती है, जो कि वैसे का वैसे ही बैठा था। बच्चे, मैं तुम्हारी भाभी नहीं हूँ, शायद आपके भाई ने आपको गलत पते पर भेज दिया है। नहीं, भाई ने आपको ही देने का कहा है। कहाँ है तुम्हारा भाई? ज़रा बुलाना तो सही, अभी मैं उसकी टांगें तोड़ देती हूँ। सना को गुस्सा आने लगता है। उसे सच में लग रहा था कि किसी और ने ही उसके गजरे भेजे हैं। सना के गुस्से करने पर बच्चा शमीर की तरफ इशारा करता है, ये है भाई, और फिर गजरे से थमाकर चला जाता है। इतने में गाड़ियाँ चलना शुरू हो जाती है और शमीर भी अपनी गाड़ी भगा ले जाता है। ये आपने ख़रीदे हैं? ऑफ़ कोर्स, मेरे अलावा और कौन ख़रीद सकता है? मुझे लगा कि शायद किसी और ने उसकी कब्र खोद देता। तुमने उसकी टांगें तोड़नी थी, मगर उससे पहले ही। अच्छा, अब आप ले लें। तो अब आपने ले लिए हैं तो पहना दें। सना उसका मूड चेंज करते हुए देखकर बात बदलती है। शमीर मैरिज हॉल के सामने ब्रेक लगाता है और सना को गजरे पहनाता है, फिर उसे लेकर अंदर चला जाता है। शावेज़ तैयार होकर तनवीर हाउस के लाउंज में बैठा किसी का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा होता है जब डीजे उसके पास आता है। हेलो शावेज़ भाई, ये ज़ालिम समाज मुझ नन्ही जान पर बहुत बोझ डालते हैं। देख रहे हैं मुझे, अब जाओ अपनी बहन को बुला कर लाओ, हम लेट हो रहे हैं। ओह, तो मौसूफ़ ने पिक एंड ड्रॉप की सर्विस भी शुरू कर दी। शाह उसके करीब ही बैठा था, तो इसलिए वो डीजे की बात पर उसकी गर्दन में हाथ डालता है और एक झटका देता है। अब बताओ क्या कह रहे थे साले साहब? यार, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। देखिए, अब आपने मुझे साला बोला है, ये भी तो मजाक है ना।
कोई मजाक नहीं है, तुम्हारी बहन मेरी मनकुआ है, इसलिए तुम मेरे साले हो। कितनी देर में मिस फातिमा और अरमिया की मम्मा वहाँ आ जाती हैं और शावेद से बातें करने लग जाती है। बेटा, आपकी मम्मा की कॉल आई थी, वो कह रही थी कि अरमिया की रुखसती चाहते हैं। जी आंटी, चाहता तो मैं भी हूँ, कुछ ऐसा ही हूँ, पर अरमिया मोहतरमा मुझसे शादी नहीं करना चाहती। लीजिए अपनी बहन को बुला कर लाओ। कुछ देर बाद ही अरमिया नीचे आ जाती है कि इतनी देर में मिस तनवीर भी हाल में आ जाती हैं। मिसिस तनवीर भी हाल में आ जाती है और आते ही दोनों बाप बेटी सबको सलाम करके बैठ जाते हैं। जी मम्मा, आपने बुलाया? अरमिया शावेज को इग्नोर करते हुए अपनी मम्मा को कहती है। जी मैंने बुलाया। बताओ ज़रा, शादी से इनकार क्यों कर रही हो? मिसिस फातिमा थोड़े गुस्से में पूछती हैं। जी मम्मा, मैं जॉब करना चाहती हूँ। आपके ये 15 फुट 4 इंच के दामाद मुझे जॉब नहीं करने दे रहे। मेरी निकम्मी नालायकी सपूत एफ़ए तो तुमसे मारमसा 2 बार फेल होने पर फिर कहीं जाकर पास हुआ। यूनिवर्सिटी की डिग्री भी तुम्हें इतनी औखी मिली है और करनी तुमने जॉब है। आप ही वैसे आपकी सीवी देखने के बाद कोई आपको मासी या बाथरूम साफ़ करने वाली जॉब ही ऑफ़र करेगा। डीजे की बात पर सब हंस देते हैं और अरमिया कुशन उठाकर उसे मारती है, जो वो कैच कर लेता है। जो भी हो, जॉब मैंने करनी ही करनी है। अरमिया वहाँ से उठकर चली जाती है कि इतने में तनवीर साहिब शावेद से कहते हैं, बेटा आप फ़िक्र ना करो, मेरी ये झल्ली सी बेटी आपकी मनकुआ है और हमेशा रहेगी। जी जी अंकल, इंशाल्लाह। थोड़ी देर बाद मिसिस फातिमा अरमिया को बुलाती हैं और कहती हैं, अरमिया आप शावेज़ के साथ चली जाओ। अरमिया बाहर पोर्च में आ जाती है और शावेज़ नाराज़गी के इजहार के तौर पर बैक दरवाज़ा खोलकर बैठ जाती है और ज़ोर से गाड़ी का दरवाज़ा बंद करती है। शावेज़ यकटक उसे देख रहा होता है। एक तो अरमिया ने शावेज़ का पसंदीदा ब्लैक कलर का ड्रेस पहना होता है और पहले ही नज़र लग जाने की हद तक प्यारी लग रही होती है, और दूसरा उसके फूले हुए गाल। शावेज़ बेख्तियार अपने दिल पर हाथ रखता है कि डीजे उसकी इस हरकत को देखकर कहता है कि मुस्तकबिल में एक नाकाबिल तरीन अफसर प्रोफेसर जन मुरीद बनने वाला है, और कहते साथ ही वहाँ से भाग जाता है। और इतनी देर में शावेज़ भी गाड़ी रोड पर ले जाता है। अरमिया देखती है कि उनकी गाड़ी के पीछे 2 गाड़ियाँ होती हैं और वो पहचान जाती है कि ये जल्लाद की बॉडीगार्ड हैं। शावेज़ से कहती है कि अपने इन बॉडीगार्ड्स को कहें हमारे पीछे ना आए, हम लोग वलीमे पर जा रहे हैं, कोई जंग लड़ने नहीं जा रहे। जो इन बॉडीगार्ड्स को कहीं हमारे पीछे ना आए। उसने पूरी फ़ौज निकाल ली। शावेज़ अरमिया की बात सुनकर मुस्कुराते हुए गार्ड्स को वापस घर जाने का इशारा करता है और खुद जन से गाड़ी भगा कर ले जाता है। वलीमे की तकरीब ज़ोरों शोर से जारी थी। जब अदीना रुमान और हुरैन से मिलकर कोने में एक साइड वाले टेबल पर बैठ जाती है कि कुछ देर बाद वहाँ मरियम, मिशाल, मसीरा, अलिशबा और मलाइका आ जाती हैं। अदीना का उदास मूड देखकर मिशाल पूछती है, क्या हुआ? क्या मुझे भी आज कोई उदास उदास लग रहा है? मरियम कहती है। अभी मसीरा भी कुछ कहने ही लगती है कि वहाँ इब्राहिम आ जाता है, उसका हाथ पकड़ लेता है। मसीरा, तो मेरे साथ हो, मैं थक गई हूँ इब्राहिम, बस 5 मिनट। और फिर उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ज़बरदस्ती ले जाता है। अरमिया और सना हुरैन और नुमान के साथ बैठी कि अलिशबा अब्दुल हादी मरियम अब्दुल हादी हमदान को दे आओ, मैं थक गई हूँ और रुमान वालों के पास जा रही हूँ। मरियम अब्दुल हादी को लेकर हमदान के पास चली जाती है, जो कि अयान के साथ बैठा बातों में मसरूफ़ होता है। अलिशबा रुमान वालों के पास चली जाती है। मिशाल और मलाइका अदीना का मूड ठीक करने की कोशिश कर रही थी कि जब वहाँ समीर और हारिस भी आ जाते हैं। और अदीना, यार मूड तो ठीक कर अपना। समीर की बात पर अदीना अपने चेहरे का रुख बदल लेती है। अच्छा तो ये बात है, आप दोनों की आपस में कोई बात हुई है, तभी इसका इतना मुँह फुला हुआ है। मलाइका की बात सुनकर मिशाल कहती है, आप दोनों हमें इजाज़त दें, हम चलते हैं, आप दोनों अपना मसला हल करें। मलाइका और मिशाल उठकर चली जाती हैं और इनके पीछे हारिस भी चला जाता है। तुम जहाँ भी गोलगप्पे और आइसक्रीम देखती हो ज़िद लगा लेती हो, ये तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। समीर उसे समझाने की कोशिश करता है। मैं कौन सा रोज़ रोज़ खाती हूँ? अदीना उदास लहजे में कहती है। जब अदीना और समीर घर से निकले थे तो रास्ते में गोलगप्पे वाला रेडी लगा कर खड़ा था कि अदीना ने ज़िद करना शुरू कर दी, उसे गोलगप्पे खाने हैं। मगर समीर ने उसे सुनने के बजाय उल्टा उसे डांट दिया। अदीना इसी बात पर नाराज़ थी। और मैं तुम्हें खाने नहीं दूँगा। समीर, आपने कहा था कि हमारी बेटी होगी, उसका भी दिल करेगा खाने को। अच्छा अच्छा ठीक है, पहला मूड ठीक करो, कल पक्का मैं गोलगप्पे खिलाऊँगा। पहले वादा करें। पक्का वादा। अब ठीक है, आपकी वजह से मैं शादी भी सही से एंजॉय नहीं कर रही थी। अब आपने मुझे मना लिया है ना, अब मैं फुल एंजॉय करूँगी। एंजॉय भी करना और अपना ख्याल भी रखना। अदीना भी रुमान और हुरैन के पास चल जाते हैं और समीर अयान के पास चला आता है। अब मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हैं? मसीरा इब्राहिम से पूछती है। हमारी शादी की तस्वीरें बहुत कम है, इसलिए मैंने सोचा और तस्वीरें बना लें। हमारी शादी के 4 से 5 एल्बम हैं इब्राहिम, और वो कम है? लड़की अगर तुम्हारी जगह कोई और लड़की होती ना तो इसने अब तक तस्वीरें बनवाना शुरू कर जाना था। अच्छा बनवा लेती हूँ। ये बच्चों की तरह मुँह फुलाकर मसीरा के मान जाने पर इब्राहिम कैमरामैन को कहता है कि कैमरामैन हमारा कपल फ़ोटोशूट करो। मलाइका और मिशान जब हुरैन वालों के पास जा ही रही होती हैं तो दोनों अपने पीछे हारिस की आवाज़ पर पलटती हैं। मुझे मिशाल से कुछ बात करनी है। मैंने कब कहा कि कुछ बातें करें? आप चाहें तो पूरा दिन बातें भी कर सकते हैं। मलाइका उसे इजाज़त देती है। बहुत जल्द पूरा दिन बातें भी करेंगे, मगर अभी थोड़ी सी बातें करनी है। ठीक है, फिर मैं चलती हूँ।
मलाइका के चले जाने पर हारिस मिशाल से पूछता है, बैठकर बात कर सकते हैं? वो दोनों आमने सामने बैठते हैं जब हारिस मिशाल को मुखातिब करता है, सबके सवालों का जवाब देती हुई, सवाए मेरे, मैंने आपको कौन से सवाल का जवाब नहीं दिया? तुमसे आंटी ने हमारी रुखसती की बात की थी, मगर तुमने यूँ ही ख़त्म होने तक का वक्त मांगा था, और अब तुम्हारा वक्त ख़त्म हुआ। बहुत जल्द मेरी फैमिली दोबारा तुम्हारे घर चक्कर लगाएगी। उसकी बात पर विशाल सिर्फ इतना ही बोलती है, मैंने एक और बात भी कही थी। जानता हूँ, मेरा तुम्हारी कज़न से निकाह मेरे पेरेंट्स की मर्ज़ी से हो रहा था। मेरा इसके लिए कोई दिली जज्बात नहीं थे। शायद किस्मत में हमारा एक होना लिखा ही नहीं था। एक होना लिखा था, इसलिए वो सब हुआ। मैं इस वक्त बहुत गुस्से में था, इसलिए लंदन चला गया। तो अब भी चले जाएं, विशाल शिकवा करती है। अब मेरे जज्बात तुम्हें लेकर बदल गए हैं। वो कैसे बेख्तियार उसी के मुंह से निकला, बाद में खुद ही सर झुका लेती है। हारिस मुस्कुराकर कहता है, इसका जवाब मैं तुम्हें बाद में दूंगा। हो गई आपकी कुछ बातें? तुम हमारी बातें सुन रही थी? हारिस मलाइका से पूछता है। शक क्यों कर रहे हैं? वैसे तो मैंने सुनी नहीं। अगर सुन भी लेती तो क्या होता? कुछ भी नहीं। हारिस ये मिशाल जो आपके सामने मासूम बनी बैठी है, असल में ये बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। मलाइका मिशाल को असली चेहरा उसके सामने लाने की कोशिश करती है। तुम अपनी दोस्ती में रंग बदलने और आपसे तुम आने में देर नहीं लगाती। अब सैफ़ी पीछे से आता हुआ बोलता है, हमने कौन से रंग बदले हैं? मिशाल के इस तरह पूछने पर सैफ़ी कहता है, यही अभी कितनी मासूम बनी बैठी थी, और अब देखो। सैफ़ी की बात पर मिशाल और मलाइका करके चली जाती हैं और सैफ़ी हारिस के साथ बैठ जाता है। मरियम अब्दुल हादी को हमदान को देने आती है, और जब ये वो सुनती है कि अयान और हमदान किसी बाइक रेस की बात कर रहे होते हैं, ये ले हमदान मरियम अब्दुल हादी को पकड़ा कर देती है और ख़ुद भी वहीं बैठ जाती है। मुझे भी सारी डिटेल चाहिए। किस बारे में? अयान पूछता है। बाइक रेस के बारे में, मरियम इत्मीनान से जवाब देती है। नामुमकिन, अयान मना करता है। मैंने सुन लिया है कोई बाइक रेस हो रही है जिसमें तुम दोनों हिस्सा ले रहे हैं और मुझे भी हिस्सा लेना है। ऐसा नहीं हो सकता। हमदान भी मना करता है। मैं पूछ नहीं रही, बता रही हूँ। हमारे पास बाइक भी सिर्फ 2 ही हैं, और वैसे भी ये बहुत ख़तरनाक है। तुम सिर्फ हमें देख सकती हो। ये मेरा मसला नहीं है, मैं हिस्सा ले रही हूँ तो ले रही हूँ। वो ये कहकर चली जाती है, ज़िद की बहुत पक्की है, अब ये पीछे नहीं हटेगी। अयान कहता है, अब सब लड़कियों ने हुरैन सबसे ज़्यादा मासूम थी, जिसको जिसकी मर्ज़ी रंग में रंगने की कोशिश करो वो रंग जाती थी। और फिर ऊपर से उसका वो चश्मा जो कि उसकी मासूमियत में इजाफ़ा करता था, आज वलीमे के ड्रेस में शहज़ादी लग रही थी। और दूसरी तरफ रोमान जो कि दोस्तों के लिए दोस्त और दुश्मनों के लिए दुश्मन, मगर पता नहीं बहादुर लड़की दानियाल के सामने क्यों बुज़दिल बन जाती थी और अब बड़ी शान से सोफ़े पर बैठी थी। 2-2 शादियाँ एक साथ होने पर सबका थकन से बुरा हाल था, इसलिए आज बगैर शोर शराबे के आराम से वलीमे की तकरीब हुई थी। 15 दिन बाद मरियम और अयान एक जगह पर खड़े थे। मरियम तो बेसब्री से रेस शुरू होने का इंतज़ार कर रही थी। हमदान और अयान रेस में हिस्सा ले रहे थे, मगर इस बार में हमदान को अपनी जान अजीज़ बाइक मरियम को देनी पड़ी थी। हमदान बाकी लोगों के साथ खड़ा हो जाता है और रेस बहुत ख़तरनाक थी, क्योंकि ये सिर्फ पहाड़ों के किनारों पर बनी हुई सड़क पर थी। एहतियात की बहुत ज़रूरत थी। सब लड़के रेस में सिवाय मरियम के। रेस शुरू होने से पहले ही अयान मरियम को कहता है कि अगर तुम हार जाती हो तो आज के बाद किसी रेस को तो दूर की बात, तुम हैवी बाइक का नाम भी नहीं लोगी। आ गई बात समझ? मरियम शोख लहजे में कहती है, तुम वादा करो कि पूरे शान से दफना दोगे मुझको? मुझे तेरी कसम पूरे तकब्बुर से मारूंगा। मरियम वो इसका बाजू अपनी गिरफ्त में लेकर खुद के करीब करता है और कहता है कि अगर दोबारा ऐसी बात की तो अपने हाथों से तुम्हें मौत के घाट उतार दूंगा। मरियम के चेहरे पर एक शोख मुस्कुराहट आ जाती है। देखते हैं, उससे अपना बाजू छुड़वाकर अपना हेलमेट पहनती है और अपनी बाइक पर सवार हो जाती है। फायर की आवाज़ पर बाइक फुल स्पीड से आगे निकलना शुरू हो जाती है। मरियम की बाइक तीसरे और अयान की दूसरे नंबर पर थी। रास्ता बहुत ख़तरनाक था, जगह जगह पर मोड़ आ रहे थे। मरियम हर मोड़ काटने के बाद स्पीड बढ़ा अयान से आगे आ जाती थी, और इसी तरह मरियम हर मोड़ काटने के बाद स्पीड बढ़ाकर किसी को पीछे छोड़ जाती थी। और अब सब उसकी देखा देखी इसी तरह कर रहे थे, मगर वो सबसे आगे थी और उसने ये रेस जीत ली थी। इसके बाद दूसरे नंबर पर अयान था। मरियम अपनी खुशी में इस सड़क पर ही बाइक से नीचे उतरती है और अपना हेलमेट उतारती है। अयान की तरफ जा ही रही थी जब एक बाइक तेज़ रफ्तार से मरियम की तरफ आती है और इसी रफ्तार से मरियम को हवा में उछाल देती है। बाइक लगने की वजह से वो हवा में उछलती हुई एक पत्थर से टकराती है और पहाड़ की ढलान से नीचे गिर जाती है। तुम वादा करो, पूरे शान से दफनाओगे मुझे? मुझे तेरी कसम पूरे तकब्बुर से मरूंगी। अयान उस वक्त हॉस्पिटल के कॉरिडोर में बैठा मरियम के अल्फाज को ही सोचे जा रहा था। उसके कपड़े मरियम के खून से रंगे हुए थे, मगर स्याह लिबास होने की वजह से खून नज़र नहीं आ रहा था। शमीर और हमदान भी उस वक्त अयान के साथ थे। उन्होंने सबको खबर कर दी थी, मगर हॉस्पिटल आने से सबको मना कर दिया था ताकि डॉक्टर लोगों के जमा होने से घबरा ना जाए। अयान फ़ौरन से उनके पास जाता है। बताएं, मेरी बीवी कैसी है? माजरत से कहना पड़ रहा है
कि उनका बच पाना बहुत मुश्किल है। उनके सर पर बहुत गहरी चोट आई है, एक बाजू और टांग फ्रैक्चर हो गई है, खून भी बहुत ज़ाया हो गया है, हमें अभी की अभी ब्लड की ज़रूरत है। सर, पेशेंट का ब्लड ओ पॉजिटिव है, नर्स आकर बताती है। नर्स के बताने पर आयान डॉक्टर से कहता है, मेरा मेरा भी ओ पॉजिटिव है, मुझसे ले लें। के अब वो नर्स के साथ चले जाएं। अल्लाह ने चाहा तो ठीक हो जाएगा। मरियम के ऑपरेट को 12 घंटे हो गए थे, मगर उसे होश ही नहीं आ रहा था। मरियम के पेरेंट्स भी हॉस्पिटल पहुंच गए थे, मलाइका और सैफ़ी भी पहुंच गए थे। मिसेस सितार और मलाइका ने रो कर अपना बुरा हाल किया हुआ था। सैफ़ी मलाइका और मिसेस सितार को दोबारा अपने घर ले जाता है। मज़ीद 2 घंटे गुजरने के बाद अब उनकी बस हो गई थी। अयान सीधा डॉक्टर के कैबिन में चला जाता है। उसके गुस्से को देखते हुए शमीर और हमदान भी उसके पीछे चले जाते हैं। अयान डॉक्टर्स के रूम में आकर उसके टेबल पर अपने दोनों हाथ ज़ोर से मारता है और गुस्से से डांटता है, कैसा इलाज किया है मेरी बीवी का? 14 घंटे से बेहोश है, अभी तक होश नहीं आया। शमीर और हमदान उसे काबू करने की कोशिश करते हैं, मगर उसके हवासों में मरियम ही सवार थी। डॉक्टर उसके गुस्से के पेश नज़र तहम्मुल से बोलता है, देखिए मिस्टर, हम बंदे ज़ात का जितना काम था हम कर चुके हैं, बाकी सब उस बड़ी ज़ात का काम है। आप लोग दुआ करें, अगर वो होश में नहीं आई तो आप अपने आप को हर हालात के लिए तैयार कर लें। मतलब, क्या मतलब है आपका? आपकी इस बात में? हाँ, उसकी गर्दन में हाथ डालता है। बोलो बोलो कि मरियम को कुछ नहीं होगा। गुस्से से उसका चेहरा लाल हो गया। अयान, छोड़ो उन्हें, होश करो कुछ। हमदान हमदान अयान को छुड़वाकर बाहर ले जाता है। हम मुआज़रत ख़्वाह हैं आपसे। शमी डॉक्टर से माफ़ी मांगता है। कोई बात नहीं, मगर इन्हें कहीं शोर ना करे, हॉस्पिटल है, और भी मरीज़ हैं। सुबह का सूरज निकल चुका था, मरियम को अभी तक होश नहीं आया था। सब लड़कियां अस्पताल में मौजूद थी। सभी की आंखें नम थी। अयान तो अपने वालिदैन के गले लगकर किसी बच्चे की तरह रो रहा था। फिर वो अपने आप से दूर होता और अंदर मरियम के पास चला जाता है, जहाँ पहले ही सितार साहिब उनकी मिसिस बैठी थी। दोनों अयान को अंदर आता देखकर खुद बाहर चले जाते हैं। अयान बेड के पास एक कुर्सी पर बैठ जाता है। मरियम, उठो, देखो तो सही एक बार मेरी आंखों में। मरियम, 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 वो हर सांस के साथ उसे पुकारता है। दिल ते मेरा कमला होया, जाने केड़े ख्वाब सजा बैठा, तू ते मेरा ही है, खुद नू लारे ला बैठा, मेरा रोम रोम खाली है, मेरे सारे ख्वाब जाली है। गाना गाते हुए उसकी आंखों से लातादाद आंसू निकले, क्योंकि अयान जब भी ये गाना गाता मरियम उसका भरपूर साथ देती। मगर आज वो नहीं थी, उसकी आवाज़ नहीं थी, और अयान हमेशा ये कहकर उसे चुप करवा देता था कि तुम्हारी बेसुरीली आवाज़ नहीं सुननी मैंने। मगर आज उसे वो बेसुरीली आवाज़ सुननी थी। मरियम, मुझे सुनना है तुम्हें। अच्छा ठीक है, तुम नहीं उठ रही ना? अब मैं भी उसी पहाड़ से कूद जाता हूँ ताकि मैं तुम्हारे बराबर सो सकूँ, बेफिक्री की नींद। आयान आयान वहाँ से जाने लगता है, मगर अपने नाम की पुकार सुनकर पड़ता है, मगर मरियम तो आंखें मूंदे ही पड़ी थी। मरियम, 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 तुमने मुझे पुकारा? फिर लो मेरा नाम। मगर उसे मरियम के वजूद में कोई हलचल महसूस नहीं हुई। मरियम, अब की बार उसकी आवाज़ में सख्ती थी, जैसे गुस्से का इजहार कर रहा हो। आयान, कुछ महीने के बाद सब लड़कियां शॉपिंग करने आई हुई थी और वो घर वापस के लिए रवाना हो रही थी कि जब पार्किंग एरिया में तब एक गाड़ी आती है, जिसे देखकर विशाल चीख मारती है, तुमने अदीना की रूह कैसे आ गई? अरमिया की बात सुनकर विशाल नज़रअंदाज करते हुए कहती है, यार वो देखो, ग्रैंडी आ रही हैं। सब उसके आने वाली बात सुनकर गाड़ी ग्रैंडी को देखकर उसके लिए चीख मारती है। सना पूछती है, सना की बात पर मिशाल सिर्फ इतना कहती है, हाय मेरा इश्क, भला किसी को गाड़ी से भी इश्क होता है? मरियम पूछती है, गाड़ी से नहीं, गाड़ी वाले से इश्क है। मलाइका उसे देखते हुए कहती है, जी नहीं, ऐसी बात नहीं है। मिशाल इनकार करती है। एक बार देख तो लो। हुरैन के कहने पर मिशाल जब गाड़ी वाले को देखती है तो कोई और नहीं बल्कि हारिस था। अरमिया को बड़ी तगदू करने के बाद जॉब मिली थी तो चुपचाप शादी के लिए तैयार हो गई। जॉब नहीं मिली थी तो चुपचाप शादी के लिए तैयार हो गई। आज मिशाल और अरमिया का मायूं था। सबने पीले रंग की शलवार कमीज़ पहनी हुई थी। अब्दुल हादी और मिशाल, अदीना और समीर की बेटी, अब्दुल हादी और इज़्ज़त, अदीना और समीर की बेटी ने पीले रंग की कुर्ती की टी शर्ट और वाइट ट्राउज़र्स पहनी हुई थी। अब्दुल हादी ने सफ़ेद टोपी और एज़ल ने सफ़ेद हेयर बैंड पहना हुआ था। आर्मी और मिशाल के घर करीबी थे और पेरेंट्स भी फ्रेंड थे, इसलिए एक ही सोसाइटी में दो शादियों को इकट्ठा कर दिया गया था। इसमें मिशाल का हाथ था। वहाँ पर एक प्लाट खाली था, जिसे मिशाल ने लड़कों को ज़िम्मा लगाया था कि लड़कियों ने मायूं के हिसाब से खूबसूरती से जिसे लड़कों ने मायूं के हिसाब से खूबसूरती से सजाया था। मायूं पर सिर्फ ख़ास रिश्तेदार मौजूद थे। मायूं की रस्म अदा हुई थी और लड़कियां बैठी गाने गा रही थीं। यार, क्या बेसुरे गाने गा रही हो, थोड़ा जोश पैदा करो। मिशाल भी अरमिया के हाथ में हाँ मिलाती थी।
हम दोनों ने तुम सबकी शादियों में कैसे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। मेरा तो गला दर्द कर रहा था गा गा के, और अभी मैडम साहिबा को जोश दिखाई नहीं दे रहा। मलाइका के इस तरह कहने पर मिशाल कहती है, ईज़ल को पकड़ाओ, मैं बताती हूँ कैसे गाते हैं गाने। मैं बताती हूँ, ये अब्दुल हादी लो पकड़ो, अरमिया कहते हैं, साथ ही शुरू हो जाती है। और साढ़े हत्था विच मेहंदी दा रंग खिला है, रुको रुको अब मेरी बारी, मरियम मेरा महबूब मेरा सनम आ रहा है, हम तो मर ही चुके हैं फिर जन्म आ रहा है। सब मरियम के गाने पर और फिर उसकी नज़रों का ताक़ुब करते हैं, जहाँ आयान मरियम की तरफ आ रहा होता है और फिर सब हंसने लगते हैं। मायूं की रस्म जितनी सादगी से की गई थी, मेहंदी की रस्म उतने अरमान पूरे किए गए थे। लड़कियों ने अब्दुल हादी एज़ल के ड्रेसिंग भी सेम की करवाई थी और दोनों क्यूटी पाए लग रहे थे। हर तरफ खामोशी का राज था। मिशाल दुल्हन के लिबास में सजी संवरी अकेली बैठी थी, जब उसे तेज़ रोशनी में अपनी तरफ से कोई आता हुआ दिखाई दिया। जिसे वो करीब आता तो हारिस होता। विशाल के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है, जिसका इंतज़ार था वो आ गया है। खुश हो हारिस के पूछने पर मिशाल सर इस बात में हिलाती है, मगर मैं खुश नहीं हूँ हारिस। मिशाल उसे बेयकीनी से पुकारती। हारिस अपने दोनों हाथों से ज़ोर से तारीफ लेता है, जिससे सब उसकी तरफ मुतवज्जा होते हैं। मैं हारिस तैमूर वल्द तैमूर ख़ान अपने पूरे होशो हवास में विशाल सलीम वल्द सलीम ख़ान को तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। नहीं, वो एक चीख से उठती है और अपने चारों तरफ नज़र दौड़ाती है। वो अपने कमरे में थी, मतलब उसने ख्वाब देखा था। टाइम देखने पर रात के 2 बज रहे थे। वो उठती है और तहज्जुद के लिए वज़ू करती है। तहज्जुद अदा करती है और उसके बाद अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला अपने रब पर छोड़ती है। बेशक खुदा बेहतर जानने वालों में से है। मिशाल ने अपने दिल से सारे खौफ निकाल दिए थे, शायद इसलिए क्योंकि उसने अपने फ़ैसला अपने रब पर छोड़ दिया था। मिशाल और मियाँ ने डीप रेड लहंगे पहने हुए थे। हारिस और शावेज़ ने ऑफ वाइट शेरवानी पहनी हुई थी। मिशाल और अरमिया, जो मुंह में आता बोल देने वाली और किसी से ना डरने वाली, आज अपने पहलू में बैठे हुए अपने हमसफ़र से घबरा रही थी। रिलैक्स रहो, कुछ नहीं हो रहा तुम्हारे साथ, हारिस में मिशाल को तसल्ली देता है। लड़की होती तो पता चलता। मिशाल सिर्फ सोचती और सर इस बात में हिलाती है। सर थोड़ा सा मुस्कुरा ही लें, आज आपकी शादी है। अच्छा जी, तो आज मेरी शादी है? शावेज़ यूं पूछता है जैसे उसे भी अभी पता चला हो। जी बिल्कुल। किससे है मेरी शादी? मुझसे है, और किससे? फिर ये कौन है? फिर ये सर कौन है? आप? मेरी शादी तुमसे हो रही है। इस तरह तो मैं तुम्हारा शौहर हुआ। हाँ, आप तो मेरे शौहर हैं, मगर आप सर भी तो हैं ना। मेरी ज़हीन तरीन बीवी, अब मैं तुम्हारा सर नहीं हूँ। शावेज़ की बीवी कहने पर अरमिया ब्लश करती है और चेहरा दूसरी तरफ कर लेती है। इसके शर्माने पर शावेज़ मुस्कुराता है। हारिस जब कमरे में आता है तो उसे विंडो के पास ही दुल्हन के लिबास में खड़ी मिशाल नज़र आती है। हारिस उसके करीब चला जाता है और उसे प्यार से पुकारता है। उसके पुकारने पर मिशाल सिर्फ इतना ही कहती है, मुझे आपसे बात करनी है। कहो, मैं सुन रहा हूँ। हारिस अभी भी उसके साथ खड़ा हो जाता है। मुझे नहीं पता कि आपने मुझसे शादी क्यों की है। मैं जब भी आपके बारे में पॉजिटिव सोचने की कोशिश करती हूँ, मेरा दिमाग नफ़ी में जाता है। वो तो कल रात मैंने बहुत बुरा ख्वाब देखा और मैंने देखा क्या मुझे तलाक। मिशाल के अल्फाज मुंह में ही थे जब हारिस बोलता है, चुप चुप हो जाओ, अब एक लफ्ज़ भी और नहीं, सिर्फ वो एक ख्वाब था और अब ये हकीकत है। अपने कल को भूल जाओ, आज को जियो। मुझे डर लगता है, वो रोते हुए बताती है। मेरे साथ रहते हुए ये डर भी ख़त्म हो जाएगा। आप मुझे छोड़ेंगे तो नहीं? तुम्हें छोड़ना यानी मौत को गले लगाना। अगली सुबह आज वलीमा था। मिशाल और अरमिया ने लाइट कलर की मैक्सी पहनी हुई थी और हारिस और शावेज़ ब्लैक कलर के डिनर सूट पहने हुए थे। बाकी लड़कियों ने मुख्तलिफ़ रंग के 3 पीसेस सूट पहने हुए थे और लड़कों ने 3 कलर के सूट पहने हुए थे और लड़कियों ने मुख्तलिफ़ रंग की साड़ी पहनी हुई थी। अब्दुल हादी भी हमदान जैसा ब्लैक कलर का सूट पहने भूरी आंखों वाला बच्चा बिल्कुल हमदान की कॉपी था। इज़ल भी बेबी पिंक कलर की फ़्रॉक पहने थी। अज़ल अभी बग़ैर सहारे के बैठ सकती थी और अब्दुल हादी बग़ैर किसी सहारे के चल सकता था। बड़ों की तरह अब अब्दुल हादी की भी अज़ल में जान बसती थी और अक्सर वो ज़िद करता था कि उसे अज़ल चाहिए। अरमिया और मिशाल बैठी सब लड़कियों का मुँह देख रही थी। यार ऐसे ना देखो, प्यार हो जाएगा। रुमान की बात सुनकर मिशाल कहती है, तुम सब दोस्तों से बेहतर तो मैं अकेली ही ठीक थी। अरमिया मिशाल की हाँ में हाँ मिलाती है और कहती है, अल्लाह तुम जैसी दोस्तें किसी को ना दे। हमने क्या किया है? मलाइका बेचारगी से पूछती है। मुझे तो वलीमे के दुल्हन वाली फीलिंग्स ही नहीं आ रही। मिशाल की बात सुनकर अदीना कहती है, रुक जाओ, मैं अभी हारिस को बुला कर लाती हूँ। बेशरम, बैठ जाओ, मिशाल उसे डांटते हुए वापस बिठा देती है। मुझे नहीं पता, मुझे ऐसी शादी नहीं करनी। बेरुखी अरमिया रोनी सूरत बनाकर कहती है।
यार क्या है बेरुखी, तुम दोनों तो चाहती थी कि सारे पाकिस्तान के ढोल ही मंगवा लें। विशाल मसीरा के मुंह से ढोल का जिक्र सुनकर कहती है, कम से कम एक ढोल ही मंगवा लेते। क्या हुआ अगर ढोल यहाँ स्पीकर नहीं है? अल्लाह ने हमारे गले में एक कदर स्पीकर फिट किया है। सना की बात सुनकर मरियम कहती है, यान अच्छा गाता है। तुम तो फिर जाओ और उसे बुलाकर लाओ, लिशबा कहती है। मरियम दूर खड़े लड़कों को बुलाने चली जाती है और डीजे स्टेज पर आ जाता है जिसने ऐज़ल को उठाया हुआ था, और अब्दुल हादी अपने नन्हे हाथों से डीजे को हाथ मार रहा था क्योंकि उसके पास ऐज़ल नहीं थी, और अब डीजे से तंग आकर इन्हें लिशबा के हवाले करता है। अब्दुल हादी ऐज़ल को अपनी माँ की गोद में देखकर कुछ पुरस्कून होता है। आप ही मैं एक बात बताऊँ? डीजे अरमिया से पूछता है। बताओ। वो कल रात मुझे सुकून की नींद आई थी। वो क्यों? आपको पता है, वो जो हमारे घर में एक चुड़ैल रहती थी, जो रोज़ रात को मुझे आइसक्रीम लेने के लिए भेजती थी, वो हमारे घर से चली गई। अरमिया बात को समझने के बाद कहती है, डीजे मैं तुम्हें गंजा कर दूँगी। इतने में वहाँ सब लड़के भी आ जाते हैं और कोई सोफ़े पर बैठ जाता है तो कोई वहीं स्टेज पर नीचे बैठ जाता है। बेचारों की जगह ही नहीं मिलती। और फिर सब मिलकर एक गाना सेलेक्ट करते हैं। पहले अयान शुरू करता है, इसके बाद मरियम, और उसका भरपूर साथ देने लगती है। और इसी तरह सब उनका भरपूर साथ दे रहे थे। स्टेज से नीचे खड़े कुछ जिंदा दिल लोग भी उनका साथ दे रहे थे। पेरिस, रात का 1 बज रहा था। पेरिस की सबसे खूबसूरत जगह आईफिल टावर के पास थोड़ी थोड़ी दूर कुछ कपल्स खड़े थे। सब अपनी ज़िंदगी से खुश और मुतमईन थे। अब्दुल हादी मोटे स्वेटर में टैडी बेयर लग रहा था। अब हमदान के बाजू में नींद के मज़े ले रहा था। ऐज़ल भी पिंक स्वेटर में समीर के बाजुओं में सिमट कर सो रही थी। लड़कों का तो थकन से बुरा हाल था, मगर लड़कियों को कोई परवाह नहीं थी। क्या सोच रही हो? शावेज़ अरमिया से पूछता है। यही के नावल में जो कपल भी यहाँ आता है, इसमें शौहर अपनी बीवी को कोई ना कोई सरप्राइज़ देता है। चलो उस सरप्राइज़ में से ही कोई एक आधा डायलॉग ही बोल दें। अब यहाँ ना शुरू हो जाना, बाद में सुनूंगा तुम्हारा नावल। जल्लाद, अरमिया दिल में सोचती है। सैफ़ी, सैफ़ी कहाँ हैं आप? अभी तो यहीं था। मलाइका अपने चारों तरफ नज़र दौड़ाती हुई दूसरी बात खुद से ही कहती है। मलाइका को अपनी कमर पर किसी के हाथ का लम्स महसूस होता है। मुझे पता है कि सैफ़ी आप हैं, मलाइका पीछे मुड़े बगैर कहती हैं। आदत हो गई है मेरी, मगर डर अभी भी ख़त्म नहीं हुआ। आप हैं ही इतने डरावने। मलाइका सैफ़ी की आवाज़ में जैसे वार्निंग थी। मेरा मतलब है, आप हैं ही स्वीट से। सना, तुम कहो तो मैं तुम्हें यहाँ भी प्रपोज़ कर सकता हूँ। रहने दे शामिर, इसके अलावा भी कुछ आपको आता है? मेरा तो और भी बहुत कुछ करने को दिल करता है, मगर तुम खुद करने नहीं देती। अच्छा, मिसाल के तौर पर बाद में तफसील से बताऊँगा। आपको मुझ पर गुस्सा नहीं आता क्या? रुमान के पूछने पर दानियाल कहता है, गुस्सा करने की वजह भी होनी चाहिए। मैंने आपको इतना सारा नुकसान जो कराया था, वो नुकसान भी मेरे भाई और भाभी की वजह से हुआ था। वैसे भी अगर वो नुकसान ना होता तो तुम मुझे कैसे मिलती? मतलब? छोड़ो मतलब को, आ जाओ एक सेल्फ़ी लेते हैं। जिन 9 सालियों को मैं विलन समझता था, उन्हीं ने मेरा काम किया। इब्राहिम के बताने पर मसीरा पूछती है, वो कैसे? तुमने तो मेरे साथ कहीं भी आने से मना कर दिया था। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि मेरी सालियों को अक्ल दी अल्लाह ने। आपका मतलब है मेरे पास अक्ल नहीं है? किसने कहा कि तुम्हारे पास अक्ल नहीं है? मुझे बताओ, मैं अभी उसकी अक्ल ठिकाने लगा कर आता हूँ। इब्राहिम की एक्टिंग और मसीरा उसे ड्रामे बाज का लक़ब देती है। मिशाल, जी, मैं तुम्हें कैसा लगता हूँ? हारिस के पूछने में मिशाल यकलफ्ज़ी जवाब देती है, ठीक। सिर्फ़ ठीक? नहीं नहीं, अच्छे लगते हैं। सिर्फ़ अच्छे? आप सुनना क्या चाहते हैं? वही जो तुम्हारा दिल कहता है, वो मैं नहीं बता सकती। क्यों? नहीं बता रही तो नहीं बता रही, या और बताओ ना, आपको पता तो है, फिर क्यों पूछ रहे हैं? विशाल सर झुकाकर कहती है, मैं तुम्हारे मुँह से सुनना चाहता हूँ। इसी के लिए आपको कुछ वक़्त के लिए इंतज़ार करना होगा। वजह? वजह भी तब बताऊँगी। समीर, हमारी आइज़ल की आँखों का रंग ब्लैक है। वो समीर की बाजुओं में सोई हुई नन्ही कली को देखकर कहती है, मुझे पता है माशाल्लाह बहुत प्यारी है, मगर मुझे ग्रीन आँखों वाली गर्ल चाहिए थी। सोचना पड़ेगा। क्या? हमारी दूसरी ग्रीन आँखों वाली बेबी गर्ल के लिए? नहीं नहीं, मुझे तो अपनी ये ब्लैक आँखों वाली गुड़िया ही पसंद है। इस बात पर समीर का कहकहा निकलता है। अयान, आप मुझसे कितनी मोहब्बत करते हैं? तुमसे किसने कहा कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ? अयान के बताने पर मरियम अफसुर्दगी से पूछती है, फिर किससे करते हैं? एक इंतहाई ही खूबसूरत लड़की से। अयान, आप अब मुझसे चीट कर रहे हैं थे, और वो रोना शुरू कर देती है। यार रो क्यों रही हो? अब आपकी बेवफाई पर रो नहीं तो और क्या करूं? मैंने कौन सी बेवफाई की है?
आप मुझसे नहीं बल्कि किसी और से मोहब्बत करते हैं। आयान मरियम के सर पर हल्की सी चिट लगाकर कहता है, पागल, मैं तुमसे मोहब्बत नहीं बल्कि तुमसे इश्क करता हूँ, और जिससे मोहब्बत करते हैं वो फ्यूचर में होने वाली बेटी होगी। मरियम रोना भूलकर अयान की बात पर शर्माने लग जाती है। अजान, मेरी ग्लासेस तो दे दें। हुरैन, मुझे तुम्हारा ये चश्मा बहुत पसंद है, मगर अब मुझे तुम्हारे इस चश्मे से जलन होती है। आप इस बेजान चीज़ से कौन जलन करता है? मैं करता हूँ। हर वक्त मुझसे ज़्यादा तुम्हारे करीब रहता है। अच्छा ठीक है, मैं नहीं पहन रही, आप भी उतार दें, कहीं लड़खड़ा कर गिर ही ना जाए। तो तुम मुझे बचा रहे ना। वैसे तो ये उल्टा काम हो जाएगा कि बीवी ने शौहर को गिरने से बचा लिया, मगर तारीख में तुम्हारा नाम कायम हो जाएगा। रहने दे, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी, मगर चश्मा तो मैं अब भी नहीं दूंगा। रेशमा, मैं तुम्हें एक बात बताऊं? हाँ बताओ। तुम मुझे सबसे ज़्यादा उस वक्त अच्छी लगती हो जब तुम अब्दुल हादी के पैदा होने से पहले मुझ पर गुस्सा करती थी, और तुम्हें तंग करने में मुझे और भी बहुत मज़ा आता था। पता नहीं क्यों हमदान, मुझे इन दिनों इतना गुस्सा क्यों आता था? अलिशबा, ज़्यादा सारा मनाकुम, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। अलिशबा शर्मा कर उसके कंधे पर सर लगा लेती है। इसी तरह ये स्टोरी ख़त्म हुई। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक न्यू नावल के साथ आएंगे बहुत जल्द। अल्लाह हाफिज़।